गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 92 देखेंगे। इस सीरीज में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है अपने अपकमिंग, जैसा आपने देखा होगा कि यूके ट्रिपल एससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो पहले उसमें जो वैकेंसी निकाली है वो व्यक्तिक सहायक की निकाली है, जिसमें आपको पता है हिंदी 20 नंबर की आती है। कनिष्ठ सहायक हो, सीचपाल हो, वनारक्षी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो, बीडीओ पीपीडी हो, मतलब जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं आपको पता है उसमें भी हिंदी 20 नंबर की पूछी जाती है। तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अत्यधिक की बात करें तो अत्यधिक में कौन सा मतलब उपसर्ग प्रयोग हुआ है, अति। क्या हुआ है, अति। अद्वितीय में देखिए आ उपसर्ग हुआ है, आ उपसर्ग हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अभिनेता में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अभी का। किसका प्रयोग हुआ है, अभी का। और अनाश्रित में किसका हुआ है, अन का। किसका हुआ है, अन का। वही बात करें देखिए उपसर्ग की, तो संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप याद रखना 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी की बात करें कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आप याद रखना 13 उपसर्ग होते हैं। फारसी और उर्दू की बात करें, ठीक है, फारसी और उर्दू की बात करें तो फारसी उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, तो 19 उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान में शासन और जो शिक्षा की भाषा है वो क्या है, तो आप याद रखना हिंदी। ठीक है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की जो भाषा है वो है हिंदी। हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है, राजभाषा आपको पता है एक संवैधानिक शब्द है, और राजभाषा, हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था वो मिला था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। और इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत कब हुई थी, हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखना 14 सितंबर 1953 में। ठीक है, हिंदी दिवस की विधिवत शुरुआत की गई थी। राजभाषा का जो उल्लेख है गाइस, ठीक है, जो राजभाषा का उल्लेख है वो किस में है, तो आप याद रखना राजभाषा का जो उल्लेख है वो है भाग 17 में। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 8वीं। ठीक है, 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लो आप, जिस जो पूछ रहा उससे रिलेटिव कौन कौन सी है। तो उससे रिलेटिव हो जाती है सबसे पहले हमारी भोजपुरी। ठीक है, बिहारी में कौन सी आती है सबसे पहले, भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी के बाद आती है देखिए मगही। कौन सी आती है, मगही। मगही के बाद आती है मैथिली। ठीक है, तो बिहारी में कौन कौन सी आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसमें क्या बची है अब, अवधी। तो अवधि जो आती है ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसमें आती है ये, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, तो आप याद रखना देखिए अवधि। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, अवधि, बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों आती हैं पूर्वी हिंदी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा और लिपि है। ठीक है, भाषा और लिपि है। तो देखिए भाषा और लिपि जो होती है एक दूसरे की पूरक होती है। ठीक है, ये एक दूसरे की पूरक होती है। भाषा जो होती है, भाषा होती है श्रव्य। ठीक है, भाषा कैसी होती है, श्रव्य। और लिपि होती है दृश्य। ठीक है, लिपि कैसी होती है, दृश्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विदा किए बटू। ठीक है, विदा किए बटू बिने करी, फेरे पाइन मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तो देखिए उपयुक्त काव्य पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। कौन सा हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। देखिए प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा का उल्टा होता है, यानी उपमेय को उपमान के बराबर ना मानकर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। अब देखो
इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो श्यामल शरीर है इसकी तुलना यमुना नदी के नीले जल से की गई है। ठीक है, यमुना नदी के नीले जल से की गई, परंतु यहाँ पर जो है श्री राम जी के श्यामल शरीर के जैसा ही यमुना नदी का पानी बताया जा रहा है। तो आप याद रखना, उपमा का उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वर्तस्य व्यंजन नहीं है। तो इस तरह जिसमें मैं आपको बताऊं, जिसमें नहीं पूछे ना, जिसका नहीं पूछे तो आप देख लो पहले उसमें क्या पूछा, वर्तस्य व्यंजन नहीं। तो पहले आप देख लो वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने वर्तस्य व्यंजन की एक बार आपको ट्रिक बताई थी, तो आप याद रखना, वर्तस्य व्यंजन की जो ट्रिक है वो आप याद रखना। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है सरल जन। ठीक है, सरल जन, और जा वाला एक आप ये भी ले लेना जिसमें नीचे पॉइंट लगा होता है। ठीक है, तो सरल जन। अब देखो इसमें ये वाला जा है, रा भी है, ला है, लेकिन फा, ठीक है, ये जो है वर्तस्य व्यंजन नहीं है। फा जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है, तो आप याद रखना, ये है दंतोष्टीय। कैसा है ये? तो ये है दंतोष्टीय व्यंजन। और दंतोष्टीय व्यंजन एक और होता है, तो वो है बा। ठीक है, बा, ये भी जो है दंतोष्टीय होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से मूर्धा स्वर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से मूर्धा स्वर कौन सा है? तो मूर्धा स्वर हो जाएगा री से ऋषि वाला। ठीक है, री से ऋषि वाला। अब जैसे आप इन छोटा बड़ा या इस तरह से आप इनको लिख लो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि। ठीक है, सही स्वर में छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर होते हैं 13। लेकिन क्वेश्चन कर ले कि देवनागरी या मूलतः स्वर कितने होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, स्वर कितने होते हैं इस तरह से पूछे तब भी आपका आंसर 11 हो जाएगा। तो छोटा आ और बड़ा आ ये किस तरह के होते हैं? कंठ। ठीक है, छोटी और बड़ी ये होते हैं तालु। क्या होते हैं? तालु। ऊ आपको सिंपल में आ जाएगा, ये कैसा होता है? ओष्ठ। ऋ से ऋषि वाला जो होता है ये होता है मूर्धा। अब ये जो चारों होते हैं ये होते हैं संयुक्त स्वर। अब इसमें छोटा ए और बड़ा ए जो होता है ये ऐनक वाला, ये कहलाते हैं कंठ प्लस तालु। ठीक है, कंठ प्लस तालु। और ओ से ओखली और औरत वाला ये जो होता है ये कहलाता है कंठ प्लस औष्ठ। ठीक है, जिसपे ये वाला सिंग मतलब सिंग, ये जो सिंगल बिंदी होती है। ठीक है, अनुस्वर वाली, और ये होता है विसर्ग वाला। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो होता है ये कहलाता है नासिक्य। ठीक है, नासिक्य स्वर। और ये वाला जो कहलाता है ये कहलाता है कंठ स्वर। ठीक है, क्या कहलाता है? कंठ स्वर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? रचेता, प्रज्वलित, अनुग्रहित या फिर उद्योगिक? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला है वो है रचेता। कौन सा है? रचेता। अब देखिए, प्रज्वलित नहीं होता, क्या होता है? प्रज्वलित। क्या होता है? प्रज्वलित, ये इसका शुद्ध होगा। अनुग्रहित जो लिखा जाता है गाइस वो लिखा जाता है अनुग्रहित, जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है। क्या होता है? औद्योगिक होता है। तो ये भी मैंने आपको शुद्ध वर्तनी करके दिखा दिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? ये संधि थोड़ा सा, ठीक है, गलती हो गई है, तो संधि इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो हितोपदेश को अगर हम तोड़ेंगे तो ये किस तरह से टूटेगा? हित प्लस उपदेश। कैसे टूटेगा? हित प्लस उपदेश। अब तो हित में क्या आता है, देखिए लास्ट में हित आ, ठीक है, उपदेश का उ। जब ये दोनों वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? छोटा ए। क्या बनता है? ये छोटा ए। अब आपको पता है छोटा ए, छोटा ओ और अर, ये किसकी पहचान होती है? तो ये होती है गुण संधि की पहचान। तो हितोपदेश में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यानी जो संस्कृत वाला शब्द है, याद रखना, जो संस्कृत वाला शब्द है। तो इसमें संस्कृत वाला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु। और वायु का जो तद्भव होता है गाइज वो क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है। तो निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है, तो इधर फारसी भाषा का जो शब्द हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा अंगूर। कौन सा हो जाएगा? अंगूर। यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विभावरी का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो पर्यायवाची होते हैं। कौन से होते हैं गाइस? जो पर्यायवाची होते हैं। तो विभावरी का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? यामिनी। ठीक है, यामिनी या फिर होगा निशा या फिर होगा रात्रि। तो ये किसके हैं? विभावरी के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तम का विपरीतार्थी शब्द है। तो तम का विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द है। तो तम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो स्थिर ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलायमान, अस्थिर, गतिशील या फिर विचलित। तो देखिए, जो स्थिर ना हो तो कैसा हो जाएगा वो? अस्थिर। कैसा हो जाएगा वो? अस्थिर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ? देखिए, ये हुआ है औद्योगिक में। इसमें हुआ है इक प्रत्यय। ठीक है, एक प्रत्यय का इसमें यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो भाववाचक संज्ञा का जो चयन होगा इसमें ये हो जाएगा मित्रता। मित्रता कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उपयुक्त वाक्य है। तो ये किस तरह का वाक्य है? तो आप एक बार जो मतलब वाक्य होता है उसको एक बार पढ़ो। तुलसीदास ने कहा कि, ठीक है, कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। की किसकी पहचान है? मिश्र वाक्य की। किसकी पहचान है? मिश्र वाक्य की। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहते हैं? तो देखिए, सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अधिसूचना। क्या कहा जाता है? अधिसूचना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो देखिए, छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है गाइस, ये मानी जाती है झरना। ठीक है, झरना। और झरना किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। किनकी है ये रचना? जयशंकर प्रसाद की जो है ये रचना है। और ये प्रकाशित हुई थी 1918 में। कब प्रकाशित हुई थी ये? 1918 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है गाइस ये, आफी उतारी आफी पुजारी लोक उक्ति का अर्थ है। तो आफी उतारी आफी पुजारी लोक उक्ति का अर्थ है। तो आपको पता है गाइस, आप गढ़वाली और कुमाऊनी जितनी भी लोक उक्ति एक बार उनको भी पढ़ा करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो आफी उतारी आफी पुजारी लोक उक्ति का जो अर्थ होगा, हर बात में अपने को शामिल कर लेना। ठीक है, हर बात में अपने को शामिल कर लेना। तो गैस, ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके यूपी ट्रिपल सी वाले जो एग्जाम है जितने भी, ठीक है, जैसे व्यक्तिक सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, सीजपाल है, मैट वाला एग्जाम है, ठीक है, वन आरक्षी है, पुलिस आरक्षी वाला है आपका, काफी एग्जाम है आपको पता है। ठीक है, उत्तराखंड एसआई वाला एग्जाम है, दरोगा वाला, उसमें आपको पता है एसआई वाला जो यूकेपीसीएस कराएगा, दरोगा वाला, ठीक है, एसआई वाला जो है, तो उसमें आपको पता है 100 नंबर की हिंदी आनी है। तो हिंदी आपको पता है यूके ट्रिपल एससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और देखिए, मल्टीपल क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है कि इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आप मल्टीपल क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन जब लगाते हैं तो आपका जो डाउट होता है वो क्लियर होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट करें तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।